हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चंदन एमएलटी द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन कुमार पांडे। माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लेक्चर। दिस इज अ न्यू लेक्चर दैट इज ड्यू टेस्ट। ड्यू टेस्ट हेमेटोलॉजी के लैब में इंक्लूडेड होता है। तो ड्यू टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, पहले ये समझाता हूँ कि ड्यू एंटीजन क्या होता है। एक्चुअल में क्या है ना कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ blood group system, but two types of blood group system are most prominent, ABO blood group system and RH blood group system। दो blood group system क्या है, most prominent होता है। ABO blood group system से हम ये पता लगाते हैं कि आइदर किसी भी इंडिविजुअल का कौन सा ब्लड ग्रुप है, A है, B है, AB है या O है, ठीक है। अब दूसरा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। इस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम से हमें ये पता चलता है कि आइदर वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से हमें ए पता चलता है। अब आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम से ही जनरेटेड हुआ है एक ड्यू टेस्ट। क्या ड्यू टेस्ट? अब होता यह है कि आरएच पॉजिटिव, अगर आरएच में हमारा एग्लूटिनेशन आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम अगर हम करते हैं उसमें हम डी एंटी सीरा यूज करते हैं, यानी डी एंटीजन होता है और डी एंटीबॉडी से हम रिएक्शन करवाते हैं। अगर आरएच में एग्लूटिनेशन आ गया तो इसका मतलब डी एंटीजन के साथ अगर डी एंटी सीरा और डी एंटीजन का एग्लूटिनेशन आ गया तो इसका मतलब है कि वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं आया तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप निगेटिव है। यही होता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में। अब अगर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में एग्लूटिनेशन नहीं आया और वो ब्लड ग्रुप हम नेगेटिव कंसीडर कर लिए, किसी किसी कंडीशन में वही नेगेटिव ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ड्यू टू द DU एंटीजन, ऐसा DU एंटीजन के कारण होता है। अब नया वर्ड आया DU एंटीजन। DU एंटीजन ये क्या है, ये मैं आपको पहले समझाता हूं। देखो, DU एंटीजन वीकेंड एक्सप्रेशन ऑफ डी एंटीजन। जो डी एंटीजन होता है ना, जिससे एक डिटरमाइन होता है कि वो आइदर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसका वीकर एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? वीकेंड एक्सप्रेशन होता है, यानी कमजोर एक्सप्रेशन, कमजोर फॉर्म होता है इसी का डी एंटीजन का वीकेंड एक्सप्रेशन होता है DU एंटीजन। अब ऐसा क्यों होता है? आखिर वो दोनों इंडिविजुअल है, कोई इंडिविजुअल है उसमें भी डी एंटीजन का फॉर्मेशन हुआ और कोई अनदर इंडिविजुअल है उसमें भी डी एंटीजन का फॉर्मेशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो अगर उसमें फॉर्मेशन हुआ तो एक कमजोर क्यों है, वीकेंड एक्सप्रेशन क्यों हो गया, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन क्यों नहीं रहा? उसके पीछे दो कारण होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है दैट इज जेनेटिक वीक डी। जेनेटिक वीक डी, इसका मतलब ये है कि वैसे जीन्स जो डी एंटीजन को फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने डी एंटीजन पे उस जीन की कोडिंग ही कम की, और उस जीन की कम कोडिंग होने के कारण डी एंटीजन का फॉर्मेशन उतना अमाउंट में नहीं हो पाया जितना अमाउंट में होना चाहिए था, और सफिशिएंट अमाउंट में डी एंटीजन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। उसके कारण जब हम डी एंटी सीरा के साथ उसका रिएक्शन करवाते हैं तो वो एग्लूटिनेशन शो ही नहीं करता और पॉजिटिव नहीं शो करता, हालांकि वो डी पॉजिटिव होता है, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो फर्स्ट कारण तो ये हुआ, यानी क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटी, यानी उसमें कि डी एंटीजन की क्वांटिटी ही कम थी जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं हुआ। दूसरा कारण जो आता है दैट इज पार्शियल डी। उसे हम क्या बोलते हैं? पार्शियल डी, या इसे हम दूसरा नाम से डी मोसैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी मोसैक। पार्शियल डी ये तो क्वांटिटेटिव था, क्वांटिटेटिव यानी कि डी एंटीजन की अमाउंट ही कम था। दिस इज पार्शियल डी, दिस इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है कि इसमें क्वालिटी पता चलता है। इसमें ये होता है कि जब हमारे बॉडी में कभी कभी क्या होता है ना, जब डी एंटीजन बन रहा था, जब डी एंटीजन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो किसी भी एंटीजन पे, मैंने इम्यूनोलॉजी में आपको पढ़ाया था कि उसके सरफेस पे एपिटोप प्रेजेंट होते हैं और फिर एंटीबॉडी के सरफेस पे पैराटोप प्रेजेंट होते हैं जो उसके एपिटोप से बाइंड करते हैं। तो जो डी एंटीजन होता है ना, डी एंटीजन के सरफेस पे एपिटोप की ही कमी होती है।
यानी जितना एपिटोप सफिशिएंट अमाउंट में एपिटोप नहीं है तो उसके साथ क्या है, पैराटोप जाके बाइंड ही नहीं करेगा एंटीबॉडी का। जब हम डी एंटीसीरा डालेंगे तो उसका पैराटोप तो बाइंड करने के लिए जाएगा लेकिन कोई एपिटोप ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, एग्लूटिनेशन रिएक्शन फिर नहीं हो पाएगा। जितना अमाउंट में होना चाहिए था और फ्यू अमाउंट में हुआ वो हमें दिखा नहीं, तो इसके कारण वहां भी नेगेटिव शो कर देता है ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, जबकि वहां पे क्या है, फिर भी वो इंटरनली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो दिस इज द क्वालिटेटिवली कि उसमें क्वालिटी की कमी थी, उसमें जो पैराटोप एपिटोप होते हैं जो डी एंटीजन पे वही कम फॉर्म हुए थे, जिसके कारण हमारा रिपोर्ट जो था वो नेगेटिव शो कर रहा था। तो एक ड्यू एंटीजन का फॉर्मेशन के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट वन तो जेनेटिक वीक डी एंड सेकेंड वन इज पार्शियल डी, दैट इज डी मोसेइक। ओके, अब सवाल ये आता है कि हमें तो हमेशा ब्लड ग्रुप हम जब करते हैं तो या तो आइदर वो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव आ गया तो चलो हमारा कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर क्या हमेशा निगेटिव आएगा तो हमें ड्यू टेस्ट करना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या, ऐसा हम करते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा हम नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द ब्लड बैंक पॉलिसी ऑफ WHO हमें हमेशा ड्यू टेस्ट नहीं करना होता। तो हम किस कंडीशन में ड्यू टेस्ट करेंगे भाई? हमें करना तो निगेटिव के कंडीशन में, लेकिन हर एक निगेटिव के कंडीशन में हम ड्यू टेस्ट नहीं करेंगे। तो किस कंडीशन में करेंगे? तो उसके लिए भी 3 कंडीशन होते हैं। कितने? 3 कंडीशन है। फर्स्ट वन तो आपको ड्यू टेस्ट तब करना है, फर्स्ट वन इज द इन द केस ऑफ RH निगेटिव प्रेग्नेंट वीमेन। किस वीमेन में? कोई ऐसा वीमेन जो RH निगेटिव है और वो प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए हम ड्यू टेस्ट करके कंफर्म करेंगे कि वाकई में उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है कि नहीं है। आइदर कहीं उसका पॉजिटिव हो और उसके अंदर जो फीटस पल रहा हो, जो कंसीव हुआ वो निगेटिव हो, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी उस समय उसका क्या होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, बेबी का एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाएगा, यानी बेबी के ब्लड जो है आरबीसी सेल है उनका हेमोलाइसिस हो जाएगा, जिसके कारण बेबी डेथ हो जाएगा, या उसके पहले भी उसका डेथ हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हम कब ड्यू टेस्ट करेंगे? जब RH निगेटिव ब्लड ग्रुप आया। तो कब करेंगे? जब किसी प्रेग्नेंट वीमेन का RH निगेटिव ब्लड ग्रुप आया है तब। ठीक। सेकेंड हम तब करेंगे जब एक ही इंडिविजुअल का, एक ही पर्सन का कई सारे रिपोर्ट में कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव आया। वेन सेकेंड कंडीशन कब करेंगे? वेन सेम पेशेंट और सेम सैंपल हैव सो different result in different laboratory। सपोज दैट अगर कोई पर्सन आया, कोई इंडिविजुअल आया हमारे लैब में ब्लड ग्रुप करवाने, हमने उसका ब्लड ग्रुप किया, उसका आया A पॉजिटिव। ओके, क्या आया? A पॉजिटिव। वही इंडिविजुअल दूसरे लैब में गया, वहां उसका रिपोर्ट आया A निगेटिव। ओके, अब वो इंडिविजुअल, वो पेशेंट परेशान कि एक जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव कैसा है। फिर तीसरे लैब में गया, वही इंडिविजुअल, उसका रिपोर्ट आया A निगेटिव फिर से। यानी एक पर्सन 3 लैब में ब्लड ग्रुप कराया, तीनों में से 3 प्रकार की रिपोर्ट आया। फर्स्ट में तो A पॉजिटिव आया और 2 में A निगेटिव आ गया। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो इस टाइप्स के कंडीशन में भी हम क्या है, उसको ड्यू टेस्ट करके हम कंफर्म करेंगे कि इधर वाकई में वो निगेटिव है या पॉजिटिव। तो अकॉर्डिंग टू द ब्लड बैंक पॉलिसी ऑफ WHO ये बताता है कि इन 2 कंडीशन में। थर्ड कंडीशन एक और आता है जो WHO कहता है कि व्हेन द वेरी फेयरली एग्लूटिनेशन विल फाउंड then we should have performed the due test। जब in condition of fairly agglutination हम जब ब्लड ग्रुप करते हैं ना, अगर टेस्ट ट्यूब मेथड से करते हैं, मैंने ब्लड ग्रुप आप लोगों को समझाया नहीं, आपको करने का प्रोसीजर बढ़िया से पता है टेस्ट ट्यूब से या स्लाइड से, तो आप मेरे लेक्चर में देखें, जाएं और समझें, बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। जब हम ब्लड ग्रुप करते हैं टेस्ट ट्यूब मेथड से, तो हमें अगर नेक्ट आई से नहीं दिखता है एग्लूटिनेशन, तो उसको हम उसका एक ड्रॉप हम स्लाइड पे डाल के
और फिर हम क्या करते हैं 10x माइक्रोस्कोप में हम एग्लूटिनेशन चेक करते हैं। अगर वहाँ एग्लूटिनेशन हमें फेयरली दिखता है, मैंने एग्लूटिनेशन के बारे में बताया कि ब्लड ग्रुप का हम ग्रेडिंग कैसे करते हैं 1+, 2+, 3+ या 4+। तो अगर वहां पे वेरी फेयरली एग्लूटिनेशन दिखता है, लार्ज क्लम्प नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में फेयरली एग्लूटिनेशन के कंडीशन में भी कि ये फॉल्स एग्लूटिनेशन है कि ट्रू एग्लूटिनेशन है, इस एग्लूटिनेशन को चेक करने के लिए भी हम ड्यू टेस्ट करके कंफर्म करते हैं कि आइदर वो RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। सो दिस थ्री condition when we should perform the due test in the case of RH negative blood group. Okay, तो ये था आपको बेसिक ऑल अबाउट द ड्यू एंटीजन एंड ड्यू टेस्ट। अब मैं आपको इस टेस्ट का प्रिंसिपल, प्रोसीजर और इंटरप्रिटेशन बता देता हूं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल में इट इज अ वेरी सिंपल, दैट इज मैं आपको वेरी सिंपल वे में समझा देता हूं कि द RBC had some RBCs are possesses the D antigen, very weak D antigen, whose does not directly able to the create a reaction with antisera D. So its detection is possible after the adding of anti-human globulin sera. अभी जो मैंने बोला आपको हिंदी में मैं आपको समझाता हूं कि कुछ आरबीसी ऐसे डी एंटीजन को प्रोसेस करते हैं, डी एंटीजन से कोटेड होते हैं, जो कि इतना एवं आरबीसी के ही कोटिंग पे एंटीजन होता है, आरबीसी की कोटिंग सरफेस पे एंटीजन का कोटिंग होता है, चाहे एंटीजन डी हो या एंटीजन ए हो, एंटीजन बी हो, कोई भी। तो डी एंटीजन, कुछ आरबीसी ऐसे डी एंटीजन की कोटिंग करते हैं, प्रोसेस से करते हैं, जो कि सेल्फ कैपेबल नहीं होते हैं। जब एंटीसीरा डी हम उन पे डालते हैं तो ये सेल्फ कैपेबल नहीं होते हैं इनके साथ एग्लूटिनेशन रिएक्शन करने के लायक। तो इनका डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं? आफ्टर द एडिंग ऑफ AHG रिएजेंट। क्या बोलते हैं? AHG रिएजेंट। ये कहां और यूज होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो इस एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट के एडिंग के बाद ये रिएक्शन करने के कैपेबल हो जाता है, फिर हम इसका डिटेक्शन कर पाते हैं कि आइदर डी एंटीजन उसमें प्रेजेंट था या नहीं था। जो वीक डी एंटीजन अगर प्रेजेंट होगा तो ये इसके साथ रिएक्शन कर देगा और फिर हमें शो करेगा रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन। अगर डी एंटीजन वाकई में प्रेजेंट नहीं होगा तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज द वेरी सिंपल प्रिंसिपल, ओके। अब मैं आपको प्रिंसिपल के बाद जो आता है सेकेंड वन चीज, दैट इज स्पेसिमेन। कि हम स्पेसिमेन क्या लेते हैं? स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन में एडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड ले सकते हैं, एडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड। एडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड हम यूज करते हैं ड्यू टेस्ट करने के लिए। जनरली हम ब्लड ग्रुप भी करने के लिए वही सिंपल यूज करते हैं, चाहे RH ब्लड ग्रुप करें या फिर एबीओ ब्लड ग्रुप करें, उसमें भी हम एडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड ही यूज करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट, कि हमें रिक्वायरमेंट किस चीज की पड़ेगी? रिक्वायरमेंट। तो यहाँ वेरी लेस रिक्वायरमेंट आपको जरूरत पड़ेगा। फर्स्ट वन तो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा नॉर्मल सलाइन की। किस चीज की? नॉर्मल सलाइन की, दैट इज NS, ठीक है। सेकेंड वन आपको जरूरत पड़ेगा AHG रिएजेंट की। क्या? AHG रिएजेंट, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट। मैं यहां लिख देता हूं, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ओके। थर्ड वन जो आपको जरूरत पड़ेगा दैट इज एंटीसीरा डी। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? एंटीसीरा डी, जो हम ब्लड ग्रुप में यूज करते हैं ना, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी, तो उस डी एंटीसीरा की आपको जरूरत पड़ेगी। बेसिक ये तीन चीज की आपको जरूरत है। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं प्रोसीजर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आता है, दैट इज स्टेप नंबर फर्स्ट इज दैट प्रिपेयर द 2 to 4% of cell suspension of given sample. Prepare 2 to 4% cell suspension
क्या चीज करना है, सेल सस्पेंशन बनाना है। किस चीज का, जो सैंपल एडिटी एंटीकोगुलेटेड होल ब्लड जो हमारे पास आया है उसका हमें सेल सस्पेंशन बनाना है 2 to 4%। अब सेल सस्पेंशन बनाने के लिए फिर इस लेक्चर में नहीं बताता हूं क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। मैं आपको पहले जो इस स्क्रीन पर दिखा रहा हूं ये लेक्चर, इस लेक्चर मैंने आपको सेल सस्पेंशन बनाने के लिए बता दिया है, वहां से आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि सेल सस्पेंशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो 2 से 4% हम सेल सस्पेंशन बनाएंगे जो हमारे पास सैंपल आया। ओके, स्टेप नंबर सेकंड में करेंगे जब 2 से 4% सेल सस्पेंशन बन जाएगा तो उस सेल सस्पेंशन में आपको एड 2 ड्रॉप ऑफ एंटीसीरा डी। जो एंटीसीरा डी आपने लिया था रिक्वायरमेंट में, उस एंटीसीरा डी से 2 ड्रॉप निकाल के इस सेल सस्पेंशन में क्या करना है, ऐड करना है। ओके, आपने 2 ड्रॉप जब सेल एंटीसीरा ऐड कर दिया उसमें, उसके बाद मिक्स थॉरोली यानी अच्छे से मिक्स करें, देन इंक्यूबेट फॉर 45 मिनट एट 37 डिग्री सेल्सियस। अब मिक्स करने के बाद 37 डिग्री सेल्सियस पे 45 मिनट के लिए उसको आपको उस टेस्ट ट्यूब को इंक्यूबेट करना है, उस दोनों को मिक्स करने के बाद। अब 45 मिनट के बाद आफ्टर 45 मिनट हम उसको फिर से सेक वेल मिक्स करेंगे ठीक से, और 45 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें कोई एग्लूटिनेशन है कि नहीं है। अगर कोई भी एग्लूटिनेशन पाया जाता है दैट मीन्स दैट इंडिविजुअल, चाहे ही हो या सी हो, हैज अ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर यहाँ पे कोई भी एग्लूटिनेशन पाया जाता है तो उसका क्या है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अगर इफ एग्लूटिनेशन इज नॉट प्रेजेंट आफ्टर द 45 मिनट इंक्यूबेशन ऑफ दैट सैंपल विद द मिक्सिंग विद एंटीसीरा डी, अगर 45 मिनट के बाद भी एग्लूटिनेशन नहीं आता है दोनों को मिक्स करने के बाद सेल सस्पेंशन एज वेल एज एंटीसीरा डी के, तब हम फिर फर्दर आगे का प्रोसेस करेंगे। अब फर्दर क्या करेंगे, वॉश दैट सेल अगेन फॉर 3 to 4 टाइम्स। अब जैसे अभी आपने सेल सस्पेंशन बनाया था, देखिए यहीं पे इसी स्टेप में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर सुने कि जो आपने ऐसे यहाँ सेल सस्पेंशन बनाया था ना, अब यहाँ मिक्स किया था, मिक्स करने के बाद अब एग्लूटिनेशन नहीं आया, इफ एग्लूटिनेशन विल नॉट फाउंड आफ्टर 45 मिनट, तो उसी सेल को जो मिक्स किया हुआ था दोनों को 3 से 4 टाइम फिर से वॉश करेंगे, सेल वॉश करेंगे। ठीक है, सेल वॉश करने के बाद फिर जो लास्ट में सेल बटन बचेगा, उस सेल बटन में स्टेप नंबर 4 एड 2 ड्रॉप ऑफ AHG reagent in that सेल बटन। अब जो यहाँ 3 से 4 टाइम वॉश करने के बाद जो सेल बटन बचा उसमें 2 ड्रॉप AHG रिएजेंट, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिएजेंट जो आपने लिया है उसे अब ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद स्टेप नंबर 5 आफ्टर द मिक्सिंग इन द वेल मैनर सेंट्रीफ्यूज दैट टेस्ट ट्यूब, इस जो हमने ऐड किया उसमें एज रिएजेंट उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज दैट टेस्ट ट्यूब एट 1000 RPM फॉर 1 मिनट। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें हमने एचजी रिएजेंट मिक्स किया आफ्टर 3 टाइम सेल वॉशिंग, हम उसे क्या करेंगे 1000 RPM पे 1 मिनट के लिए उसे अब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, यहां तक प्रोसीजर इज फिनिश्ड, योर प्रोसीजर हैज फिनिश्ड। अब आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। क्या इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, कि अब हमने यहां तक प्रोसीजर हमारा फिनिश हो गया। प्रोसीजर फिनिश होने के बाद हम यहाँ 1000 RPM पे सेंट्रीफ्यूज करने के बाद अब उस टेस्ट ट्यूब में आइदर एग्लूटिनेशन आया है कि नहीं आया है, उससे हम 1 ड्रॉप ग्लास स्लाइड पे लेंगे और ग्लास स्लाइड को प्रॉपर स्प्रेड करेंगे इस स्पेसिमेन को जो हमने सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारा बना है, और उसे हम 10x माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। इफ
after the observation in the 10x microscope any types of hallucination is present, then that test will consider as positive. अगर हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसमें किसी भी टाइप का एग्लूटिनेशन दिखता है, दैट मीन्स दिस टेस्ट इज पॉजिटिव एंड दैट पर्सन विल, और वो पर्सन जिसका सैंपल था हैज आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ओके, अगर इतना करने के बाद हमें अगर उसमें एग्लूटिनेशन दिखता है, इसका मतलब कि वो टेस्ट पॉजिटिव है और उस बंदे का, उस सैंपल का, उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच पॉजिटिव है। अगर इतना करने के बाद भी हमें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करने के बाद कोई किसी भी टाइप्स का हमें कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं दिखता है, दैट मीन्स दिस टेस्ट इज नेगेटिव। ये टेस्ट नेगेटिव है एंड वी शुड कंसीडर दैट he and she has a RS नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अगर इतना टेस्ट करने के, इतना कुछ प्रोसीजर करने के बाद भी हमें उसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं दिखता है तो वो टेस्ट नेगेटिव है और उस बंदे का, उस सैंपल का, उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, RH नेगेटिव। आई बात समझ में? दिस वॉज द ड्यू टेस्ट। इंपॉर्टेंस क्या था ड्यू टेस्ट का वो भी आपको समझ में आ गया। आई थिंक आई वॉज एक्सप्लेन ऑल अबाउट द ड्यू टेस्ट। फिर भी आपको लगता है कि आपको कुछ इसमें मिसिंग है, आपको कुछ कंफ्यूजन है, तो यू मे सजेस्ट मी इन द कमेंट बॉक्स, यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसे आगे मॉडिफाई या इम्प्लीफाई करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।